दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर ने सब पर विजय पाकर अपने घर की रवानगी कर ली थी। और अब वो कियारा के पास वापस लौट आया था। कियारा के पास आने के बाद वो अगले दिन अपने कंपनी में भी गई। कंपनी में जाकर जैसे ही प्राची को पता चला कि समर वापस आ गया है, तो वो उससे लिपटकर रोने लगी थी। इतने में ही वहां पर डायरेक्टर इरा भी आ गई थी। इरा उनको देखकर बड़ी असहज हो गई थी। अब क्या करने वाली थी इरा? आज के एपिसोड नंबर 166 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल सुकून एफएम पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक कहानी को जरूर से जरूर शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक प्यारा सा एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ही हमें बड़ी हिम्मत देता है और हम आपके लिए नई नई कहानियां हर रोज लेकर आते हैं। चलिए, आज के 166वें एपिसोड में मैं मनदीप फिर से आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। तभी उनके पीछे से सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर इरा आ गई। वो उन दोनों की अंतरंग सिचुएशन को देखकर हल्के से खांसी। इरा को अपने पीछे देखते ही समर और प्राची तुरंत एक दूसरे से अलग हो गई। तभी इरा ने अपनी आंखें झपकाकर समर से पूछा, समर, तुम काम पर वापस आ गए हो? समर ने अपना सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, मैं काम पर वापस नहीं आया। मुझे तुम लोगों की याद आ रही थी, इसलिए मैं बस तुम लोगों से मिलने आ गया। समर अब एक आत्म साधक बन गया था। उसे अब प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय चाहिए था, इसलिए वो कंपनी में काम नहीं कर सकता था। ऐसे ही समर ने सभी से थोड़ी बहुत बातचीत करते सेल्स डिपार्टमेंट का चक्कर लगाया और फिर सीईओ के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। जब वो सीईओ के ऑफिस में पहुंचा तो उसने देखा कि कियारा डॉक्यूमेंट्स सेटल कर रही थी। समर ने उसके ऑफिस में एक सीट ढूंढ ली, बैठ गया और 1 घंटे तक कियारा को ऐसे ही देखते रहा। 1 घंटे के बाद कियारा ने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेटल कर लिया। तब उसने देखा कि समर भी उसके ऑफिस में बैठा है। वो अपने काम में इतनी मग्न हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि सामने समर कब आया है। कियारा ने समर को देखकर हैरान होकर पूछा, जान, तुम कब आई? समर ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं 1 घंटे से यहाँ पर हूँ और इस पूरे समय में तुम्हें से देख रहा हूँ। समर कियारा के बातों से फ्लर्ट कर रहा था। उसकी बात सुनकर कियारा भी शर्मा गई थी। तभी समर ने खड़े होकर उससे कहा, हनी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलें, कुछ खाने के लिए चलते हैं। कियारा ने भी सहमति में सिर हिला दिया और दोनों उठकर कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकल गए। काला पिल्ला सुबह से उनके पीछे चल रहा था। जैसे वो कंपनी से बाहर निकले, कियारा का फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकालकर देखा तो उसकी माँ अलिश्का का फोन था। कियारा ने फोन उठाया और पूछा, हेलो माँ, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई, कियारा, आज रात के खाने पर हमारे घर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। वो दिल से कियारा को डिनर पर इनवाइट कर रही थी। इधर कियारा ने उसको समर के बारे में बताकर कहा, माँ, समर वापस आ गया है, इसलिए मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अलिश्का ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा, ओह, समर वापस आ गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे भी तुम अपने साथ यहाँ ले आओ। मैंने उसे भी बहुत दिनों से देखा नहीं। मुझे भी अपने दामाद की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। कियारा तुरंत अपनी माँ की बात से सहमत हो गई। इसके बाद समर और कियारा के माता पिता के घर पहुंच गए। घर पर उसकी माँ और पिता शिवराज, उसका छोटा भाई संचित भी था। समर दामाद होने के नाते उन्हें इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सास माँ को रोका और किचन में चला गया। उसने 8 व्यंजन बनाए और 4 वेज और 4 नॉन वेज। तभी एलिस्का ने समर को अंगूठा दिखाकर कहा, समर, तुम्हारे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। तभी कियारा के पापा शिवराज समर को देखकर वाइन की 2 बोतलें ले आए। वाइन पीने की जिद करने लगे। समर ने सहमति जताकर एक गिलास अपने ससुर के लिए और एक गिलास अपने लिए डाल लिया। समर और शिवराज ने एक दूसरे को टोस्ट किया और फिर फिंगर के अनुमान से लगाने वाला पीने का खेल खेलना शुरू कर दिया। शिवराज सभी 10 गेम हार गया था, जिसकी वजह से उसको 10 गिलास वाइन पीने पड़े। शिवराज को इतनी वाइन पीता देखकर अलिस्का ने समर पर एक नजर डाली, जिसका मतलब साफ था कि समर को अपने ससुर को जीतने देना चाहिए, ताकि वो अपनी जिद छोड़ दे। और समर अपनी सास की बात तुरंत समझ गया था। अगले रॉक पेपर सीजर खेल में समर जानबूझकर लगातार 20 बार गेम हार गया और 20 गिलास शराब पी गया। समर ने अपने ससुर के चापलूसी से तारीफ करके कहा, ससुर जी,
आपका रॉक पेपर सीजर का हुनर वाकई कमाल का है। आपने मुझे लगातार 20 बार हरा दिया। आप तो इस गेम के प्रो प्लेयर हैं। उसकी बात को सुनकर शिवराज इतना खुश हो गया कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने समर के कंधे को थपथपा कर कहा, समर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपने बेटे की शादी तुमसे करवाना मेरा सबसे अच्छा फैसला था। शिवराज के मुंह से समर की तारीफ सुनकर उसके पास खड़ा काला पीला अचानक समर पर भौंका। उसने तिरस्कार से मन ही मन में सोचा, वाह वाह, ये समर सिर्फ कियारा से ही झूठ नहीं बोल रहा, ये तो सभी से, यहाँ तक कि अपने ससुर से भी झूठ बोल रहा है। वहीं पिल्ले की आंखों में तिरस्कार देखकर समर की आंखों में गुस्से का एक हल्का सा भाव आ गया, लेकिन कियारा ने उसे रोक दिया। कियारा को अपनी हेल्प करके देखकर काला पीला चापलूसी करके दयनीय भाव से कियारा के पास आया और अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। कियारा ने बेचारे पिल्ले को देखा तो उसे बड़ा क्यूट सा चेहरा देखकर उसे सहानुभूति होने लगी। उसने न सिर्फ काले पिल्ले को समर से बचाया बल्कि उसे मेज का ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी खिलाया। कियारा को ऐसे पिल्ले की सेवा करके देखकर समर उदास हो गया, क्योंकि ये एक व्यंजन उसने बड़ी मेहनत से बनाए थे। दूसरा, उसकी प्यारी बीवी इस कमीने की सेवा कर रही थी। तभी संचित ने कियारा से पूछा, बहन, ये छोटा काला पिल्ला तो बहुत क्यूट है, क्या ये तुम्हारा पालतू है? कियारा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये मेरा पालतू नहीं है, इसे तो समर अपने साथ लेकर आया था। कियारा को भी नहीं पता था कि समर और इस पिल्ले का आपस में क्या रिश्ता था। वहीं कियारा की बात सुनते ही संचित ने समर से रिक्वेस्ट करके कहा, जीजू, क्या आप मुझे ये काला पिल्ला दे सकते हैं? मुझे ये बहुत पसंद आया है। लेकिन समर ने हल्की मुस्कान के साथ इनकार करके कहा, अरे नहीं नहीं, ये काला पिल्ला सिर्फ मुझे ही फॉलो करता है, ये किसी और को कभी फॉलो नहीं करेगा। इससे पहले कि संचित जिद करके आगे कुछ कहता, कियारा ने उसे बीच में बोलकर कहा, संचित, परेशान क्यों हो रहे हो? ये पुल्ला तुम्हारा जीजू ने तुम्हें गिफ्ट में दिया है, स्वाभाविक रूप से मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। कियारा की बात सुनते ही संचित तुरंत चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। वहीं समर ने कियारा की बात सुनकर काले पिल्ले को टेलीपैथी से वार्निंग देकर कहा, काले पिल्ले, मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी। अगर तुम मेरी पत्नी को फॉलो कर रहे हो तो कोई बात नहीं करते रहो, लेकिन अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की या धोखा देने की सोची तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समर की धमकी सुनकर काले पिल्ले ने समर को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। फिर उसने पूंछ हिलाई और दयनीय भाव से कियारा के पास चला गया। कियारा ने देखा कि काला पिल्ला कितना दयनीय है, इसलिए उसने मेज पर एक चिकन का टुकड़ा फिर उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। चिकन खाते हुए काले पिल्ले ने गर्व से समर को देखा और समर को साफ साफ ही आंखों में कह रहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हें खिलाने के बजाय मुझे चिकन खिला रही है। काले पिल्ले का व्यंग भरा चेहरा देखकर समर का दिल आग बबूला हो गया, लेकिन कियारा ने उसे फिर से रोक दिया था। अब जब वो कुछ नहीं कर सकता था तो वो उसको इग्नोर करके वापस अपने ससुर की तरफ पलट गया और जानबूझकर अपने ससुर से पीने के खेल में हारता रहा ताकि उसके ससुर कम वाइन पिए। ऐसे ही हंसी मजाक करके उनका यह डिनर रात 10 बजे समाप्त हुआ। खाने की मेज पर समर ने अपने ससुर से शादी के बारे में बात की और 3 दिन बाद का प्रोग्राम फिक्स कर दिया। अपने ससुर के चेहरे पर खिलती मुस्कान को देखकर तुरंत समर के साथ सहमति जता दी। वहीं समर की सास अलिस्ता कियारा और समर की शादी का कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन पिछली शादी में कियारा के कार एक्सीडेंट में घायल होने को वो इस बार भी डर रही थी। इसलिए इस बार अलिस्का ने समर को कियारा की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने, शादी शानदार तरीके से करने के वादा करने के लिए कहा था। समर ने भी तुरंत अपने सास को वादा करके कहा, सासू माँ, इस बार शादी में फुल सेफ्टी रहेगी और मैं खुद पूरी सिक्योरिटी का खास ध्यान रखूंगा। आप देखना, मैं एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करूंगा और इस शादी में दुनिया भर के सबसे फेमस हस्तियां आएंगी। समर ने 3 दिन बाद होने वाली इस शादी के लिए दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों को इनवाइट करने का प्लान पहले ही बना लिया था, ताकि कियारा को वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार है। उन्होंने देखा कि बहुत पहले लेट हो चुका है, इसलिए समर और कियारा समर के ससुर के घर निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़े। काला पिल्ला भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी बीच रास्ते में एक अजीब घटना घटी। विशाल आकाश में अचानक एक लाल सूरज प्रकट हुआ। ये कुछ सेकंड के लिए रहा, फिर गायब हो गया। दुनिया भर के मीडिया और अनुसंधान विभाग के निष्कर्ष निकाला कि ये पृथ्वी बदल रही है। आम लोगों ने धुंध और प्रदूषण की कमी, आत्मसाधकों की लाइफ एलिमेंट की हवा में सघन होना महसूस किया। वहीं उसी समय कंचनजंगा, ईस्ट ओशियन ड्रैगन सेक, मृत सागर जैसे रहस्यमय क्षेत्रों में कई विचित्र घटनाएं
घटित हो गई। इस समय समर समझ गया था कि पृथ्वी पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सकती है और एंशियंट अवशेष और पौराणिक आकृतियां प्रकट हो सकती है। तभी जब आधे रास्ते पहुंचे तो जमीन जोरों से हिलने लगी, घर ढह गए और सड़क पर दीवारें पड़ गई। तभी समर को पृथ्वी के नीचे से एक बुरी उपस्थिति का आभास हो रहा था। तभी अचानक से एक काला शैतान जानवर बाहर निकला, जो 10 मीटर से ज्यादा लंबा, काले कांटों से ढका हुआ एक विशाल कीड़े जैसा लग रहा था। उस जानवर को देखकर काले बिल्ली ने समर को तुरंत टेलीपैथी से उसके बारे में बताकर कहा, अरे, ये तो एक धरती का शैतान जानवर है। एंशियंट काल में ये जमीन के नीचे रहते थे, बस इंसानों को खाने के लिए ऊपर आते थे। ये कहते हुए पिल्ला थोड़ा कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद पिल्ले ने आगे कहा, उस समय स्वर्गीय एम्परर ने अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड को सील कर दिया था। किसने सोचा होगा कि 5000 साल बाद पृथ्वी के राक्षसी जानवर सील को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ध्यान से सुनने के बाद खतरे को महसूस करके समर ने टेलीपैथी से कहा, पिल्ले, तुम कियारा की रक्षा करो, मैं इस धरती के शैतान कीड़े को मारने जा रहा हूँ। वहीं समर गाड़ी से उतरा और जानवर के पास चला गया। जब वो उस कीड़े के पास पहुंचा तो कीड़े ने अंडरग्राउंड वर्ल्ड की भाषा में कुछ बड़बड़ा कर कहा। उसकी अजीब सी लैंग्वेज सुनकर समर ने मन ही मन में सोचा, गंदे कीड़े, कम से कम कुछ ऐसा तो कहो जो मैं समझ सकूं। खैर चलो छोड़ो, अब तुम्हारी बातें समझकर करना भी क्या, वैसे भी तुम अब मरने वाले हो। ये सोचकर समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और कीड़े की तरफ आगे बढ़ गया। उसको ऐसे तलवार लिए अपनी तरफ आता देखकर कीड़े ने समर की तरफ राक्षसी एनर्जी का एक कोर उगल दिया, वो जो बहुत ही संराक्षक था। लेकिन समर ने तलवार से एनर्जी को 2 भागों में काट दिया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुई। फिर वो उड़कर एक हो गई। यह सीन देखकर समर हैरान रह गया। उसके पास रिएक्ट करने का बहुत कम टाइम था, इसलिए उसने तुरंत अपनी तलवार वापस रख दी और स्ट्रॉन्ग हेल फिस्ट का इस्तेमाल करके जोरदार पंच दे मारा, जिसने एनर्जी के बादल को चकनाचूर कर दिया। देखते ही देखते बिखरी हुई एनर्जी फिर से इकट्ठा हो गई। तभी डार्क नाइट एम्परर की आवाज ने समर के दिमाग में गूंज कर कहा, छोटे, ये शैतानी एनर्जी पाताल लोक की पावरफुल एनर्जी है। कोई भी शारीरिक हमला उसके लिए बेकार है, लेकिन ये आग और बिजली के प्रति संवेदनशील है। तुम इसे अपने शरीर में मौजूद गोल्डन एनर्जी आग या बिजली रत्न से नष्ट कर सकते हो। डार्क नाइट एम्परर की बात सुनकर समर ने तुरंत गोल्डन आग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपनी हथेली में उसे समेट लिया और यह संत लेवल की आग थी। समर ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और अंधेरे की तरफ एक गोल्डन लो दाग दी। तभी चटकने की तेज आवाज आई। काली शैतानी एनर्जी गोल्डन लो से पूरी तरह जल गई। एनर्जी को देखते ही पृथ्वी का शैतान कीड़ा डर गया था और भागने के लिए मुड़ गया। लेकिन तभी समर ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम भागना चाहते हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग सकते हो? और यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। समर ने गोल्डन आग को कंट्रोल किया और बिजली की तरह कूदी। तुरंत ही पृथ्वी के राक्षसी कीड़े का पकड़ लिया और उसे ढक लिया। तभी पृथ्वी राक्षसी कीड़े ने एक दर्दनाक चीख मारी, लेकिन समर ने एनर्जी प्रकाश की आड़ में आवाज को दबा दिया। कुछ ही देर में पृथ्वी राक्षसी कीड़ा जलकर राख हो गया। उसको मारने के बाद समर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा था। वापिस गाड़ी में लौट गया। गाड़ी में बैठते ही उसने कियारा से पूछा, हनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? कियारा ने सिर हिलाकर उसके बात का जवाब देकर कहा, नहीं, मैंने क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के मेंबर्स को पहले भी देखा है, इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे ये भी विश्वास है तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। कियारा को पहले क्रिम्सन ब्लड सेक्ट ने अगवा किया था, तब भी समर ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लिया था। इसलिए कियारा को विश्वास था कि जब तक समर उसके पास है उसको कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं भूकंप के कारण सड़क डैमेज हो गई, इसलिए समर ने खुद गाड़ी चलाई और वहीं लोग सभी रुकावट को पार करके घर वापस पहुंच गए। आज रात राक्षसी कीड़े न सिर्फ इंडिया में बल्कि अन्य देशों में भी दिखाई दिए थे, जिन्हें पावरफुल आत्म साधकों ने मार डाला था। पृथ्वी पर आए बदलावों ने कई पूर्व साधकों को एकांतवास से बाहर आने पर मजबूर भी कर दिया था। वहीं इधर विला में लौटकर समर ने तुरंत शैडो ग्रुप टीम, दानव किंगों और समर लीग के लोगों को कांटेक्ट किया। उन्हें पृथ्वी में होने वाले परिवर्तन और उभरने वाले मूल राक्षसों के प्रति अलर्ट रहने के लिए कहा। इसके बाद वो कियारा को अपने रूम में सोने के लिए चला गया। जब समर लेटे हुए आराम कर रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी।
उसने फोन निकालकर देखा तो स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर स्वाति का फोन था। समर ने फोन उठाते ही कहा, डायरेक्टर स्वाति, क्या बात, आपने इतनी रात को कॉल किया? कुछ इमरजेंसी है? सब ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से स्वाति ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, जनरल समर, आपको हाल ही में इंडिया में घटी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में तो पता ही चल गया होगा। इसी बीच हमें ड्रैगन टाइगर पर्वत की गुफा में एक खजाना मिला है, लेकिन वहां एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्या आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? समर ने भौहें चढ़ाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, डायरेक्टर स्वाति, मुझे डर है कि अगर मैं आपके पास चला गया तो मैं अगले 3 दिनों में अपनी पत्नी के साथ शादी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अभी ड्रैगन टाइगर पर्वत पर आपके साथ नहीं जा सकता। दूसरी तरफ से स्वाति ने समर को मनाने की कोशिश करके कहा, हम आपको बिना किसी देरी के सिर्फ 6 घंटे में हेलीकॉप्टर से ड्रैगन टाइगर पर्वत से अप डाउन करवा देंगे। आपको बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, आप टाइम से अपनी शादी में पहुंच जाएंगे। जब समर ने सुना कि सिर्फ 6 घंटे लगेंगे तो वो सहमत हो गया, क्योंकि फ्यूचर में भी उसे स्वाति की मदद की जरूरत पड़ती। स्वाति की बात करने के बाद अपने बिस्तर पर चला गया और जल्दी ही सो गया। अगले दिन सुबह समर और कियारा जल्दी से तैयार होकर रोहन की बेटी के फंक्शन के लिए होटल पहुंचे। समर ने रोहन की बेटी के गिफ्ट में एक आत्म साधना पेंडेंट दिया, जिसमें इंपोर्टेंट सार संग्रहित था जो उसे बीमारी से बचा सकता था। फंक्शन समाप्त होने पर समर ने कियारा को कंपनी में ड्रॉप कर दिया और इसके बाद वो स्वाति के साथ ड्रैगन टाइगर पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गया। वहां से निकलने से पहले समर ने काले पिल्ले को कियारा को फॉलो करने के लिए कहा, ताकि उसकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। कुछ ही देर बाद समर स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो में पहुंच गया। स्वाति पहले ही दरवाजे पर समर का इंतजार कर रही थी। स्वाति के पास 2 लोग और खड़े थे, निशा और ड्रैगन किंग। समर अपने सामने ड्रैगन किंग को देखकर हैरान था। ड्रैगन किंग ग्रुप के ड्रैगन ग्रुप टीम का बोस था, जिसे समर ने सालों पहले हरा दिया था। तभी स्वाति ने उसको समझाकर कहा, ड्रैगन किंग और निशा दोनों इत्तेफाक से मुझसे मिल गए और ये दोनों भी अब आत्म साधना की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अब एक दुर्जय आत्म साधक जोड़ी है। ये कहकर स्वाति मुस्कुराते हुए समर को देखने लगी। तभी ड्रैगन किंग ने आगे आकर समर को शत्रुता से देखकर कहा, शैडो किंग, अब मैं एक आत्म साधक हूं, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। ड्रैगन किंग की नजर में समर को हराना उसके जीवन की सबसे बड़ी शर्म को मिटाने का तरीका था। ड्रैगन किंग की बातें सुनकर समर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसे चैलेंज करने की? क्या ये पागल था? माना कि ड्रैगन किंग अब एक आत्म साधक था, लेकिन समर आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज से आगे बढ़ गया था। जहां तक कोई आत्म एम्परर किंगडम लेवल का कोई फाइटर नहीं आ जाता, वो अजय रहेगा। उसके बाद के जवाब में समर ने अपना सिर हिलाकर कहा, ड्रैगन किंग, अभी के लिए इसे भूल जाओ। हमें अभी ड्रैगन पर्वत पर जाना है, तो वहां का खजाना प्राप्त करना है। हमारे पास फाइट करने का समय अभी नहीं है। समर बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन ड्रैगन किंग असहमत था, क्योंकि वो समर से बदला लेना चाहता था, अपने अतीत के दाग को मिटाना चाहता था। इसलिए ड्रैगन किंग ने मुस्कुराकर उसे ट्रिगर करने के लिए कहा, समर, आखिर तुम हारने से डर तो नहीं रहे, इसलिए तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते? ये ड्रैगन किंग बड़ा घमंडी था। समर उसका आत्मसम्मान फिर से तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब वो उसको चैलेंज एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर रहा था। वहीं उन दोनों की बात सुनकर निशा ने बहुत चढ़ाई, क्योंकि उसे अभी भी एहसास था कि ड्रैगन किंग समर को चैलेंज देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने ड्रैगन किंग को रोकने की कोशिश करके कहा, मास्टर ड्रैगन किंग, मैं क्या कहती हूँ कि हम पुरानी बातों पर मिट्टी डालते हैं। उन अब पुरानी बातों का क्या फायदा? हम अभी खजाने को ढूंढने के लिए आए हैं, तो क्यों ना हम उस पर ध्यान फोकस करें। निशा ने समर की तरफ एक सीक्रेट नजर डाली। स्पष्ट रूप से वो उन्हें आपस में फाइट करते हुए नहीं देखना चाहती थी। तभी ड्रैगन किंग ने निशा को घूर कर नाराजगी जताकर कहा, निशा, तुम कभी ड्रैगन ग्रुप टीम की मेंबर थी, तुम अब समर की तरफ कैसे हो सकती हो? जैसे कि पता चल चुका था, निशा सिर्फ अपने कनेक्शंस के कारण ड्रैगन फैंग टीम का हिस्सा बन पाई थी। उसने शुरुआत में एक बाहरी शाखा के मेंबर के रूप में काम किया। बाद में उसने अपने असाधारण प्रदर्शन से खुद को साबित कर दिया और उसे ड्रैगन टीम में एक्टिव मेंबर्स का बनने का मौका मिल गया था। अब जब निशा ड्रैगन टीम का हिस्सा थी, तो समर के साइड कैसे ले सकती थी? ड्रैगन किंग नाराज हो गया था। वहीं ड्रैगन किंग की बात सुनकर निशा को असंतोष का एहसास हुआ। निशा अतीत में ड्रैगन किंग की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जब से वो समर से मिली थी, वो परिवर्तित हो गई थी।
वो समर को फॉलो करना चाहती थी। इसके अलावा समर ने एक दफा निशा की जान भी बचाई थी, इसलिए वो उसका रक्षक था। अगर उसे दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े तो वो समर को सेलेक्ट करेगी। तभी समर ने मुस्कुराकर ड्रैगन किंग से कहा, ड्रैगन किंग, आपको निशा को डांटने का कोई अधिकार नहीं। वो एक अब आत्म साधक है। अगर आप मुझसे फाइट करना ही चाहते हैं तो ठीक है, चलो एक फाइट हो जाए। सच तो यह था कि समर शुरू से ड्रैगन किंग से लड़ना नहीं चाहता था। उसने उसकी इज्जत बताने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में था क्योंकि ड्रैगन किंग ने उसे बस लड़ना ही चाहा। क्योंकि ड्रैगन किंग लड़ने पर अड़ा था, समर उसे सबक सिखा सकता था। समर को ड्रैगन किंग को ये समझाना भी जरूरी था कि सिर्फ आदम साधक बन जाने से वो अजय नहीं हो सकता। वहीं स्वाति भी समर और ड्रैगन किंग को रोकना चाहती थी, लेकिन दोनों में अब कोई भी राजी नहीं हुआ। एक दूसरे से लड़ने पर अड़े गए थे। स्वाति के पास उन दोनों को फाइटिंग रिंग में लेकर जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। काले संगमरमर से बना एक विशाल रिंग था। इसका आकार 300 वर्ग मीटर था और एक स्पेशल एरिया सिक्योरिटी ब्यूरो द्वारा बनाया गया था। समर ने फाइटिंग रिंग में अहंकार से कहा, ड्रैगन किंग, अगर आप मेरे पहले वार को रोक पाए तो मैं खुद ब खुद अपनी हार मान लूंगा। समर ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर ड्रैगन किंग का चेहरा बदल गया। वो गुस्से से भर गया। उसे लगा कि समर उसकी इंसल्ट कर रहा है। वो खुद भी अब उसे एक बड़ा आत्मसाधक था। उसे एक ही चाल में कैसे कोई हरा सकता था। वहीं फाइटिंग अरेना बड़ा जल्दी से लोगों से इकट्ठा हो गया। वे स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग थे। वो सभी इस फाइट पर ध्यान दे रहे थे। ड्रैगन किंग स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो में फेमस भी था। डायरेक्टर स्वाति वाइस डायरेक्टर शूरवीर के ठीक बाद उसे स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो का तीसरा सबसे पावरफुल मास्टर माना जाता था। सभी लोग लड़ाई के बारे में चर्चा करने लगे। तभी भीड़ में खड़े एक लड़के ने कहा, अरे ये आदमी कौन है और कितना अहंकारी है और दावा कर रहा है कि ड्रैगन किंग को एक बार में मार देगा। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि उसे वो जानता है। वो शैडो ग्रुप का शैडो किंग है। ये बड़ा ही पावरफुल है। उस पहले वाले लड़के ने उसकी बात पर सिर हिलाकर कहा, ओह, मान लिया कि शैडो ग्रुप का शैडो किंग है, लेकिन ड्रैगन किंग अब आत्म साधक है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस फाइट का विनर तो ड्रैगन किंग होगा। भीड़ में खड़े लोगों को लग रहा था कि ड्रैगन किंग ही विनर होगा। वहीं अपने चारों तरफ भीड़ की आवाज सुनकर स्वाति के माथे पर थोड़ी झुर्रियां पड़ गई। उसे समर से खजाने को खोजने में मदद करने के लिए कहा, न कि इस झगड़े में पड़ने के लिए। स्वाति सोच रही थी कि अगर समर घायल हो गया तो वह इस खजाने की तलाश कैसे कर पाएगी। इस चिंता में स्वाति ने बोहें चढ़ाई और अपने बगल में बैठे निशा से पूछा, निशा, क्या लगता है आपको मैच कौन जीतेगा? निशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बेशक समर इस फाइट का विनर बनेगा। निशा ने इतना कॉन्फिडेंस दिखा दिया। स्वाति ने उससे एक सवाल और पूछा, तुम्हें समर पर इतना भरोसा क्यों है? निशा ने सिर हिलाकर कहा, क्योंकि वो शैडो ग्रुप टीम का शैडो किंग है, अंडरवर्ल्ड का चैंपियन। निशा और समर ने एक साथ बहुत कुछ सहा था, इसलिए वो जानते थे कि प्राकृतिक प्रतिभा किंवदंती बनाने वाला चैंपियन था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो नहीं कर सकता। तभी उधर ड्रैगन किंग, जिसने समर को अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया, उसने चिल्लाकर वार करके कहा, ड्रैगन किंग स्पिरिट फीस्ट। और उसने अपने इंपोर्टेंट सार में एक विशाल पंच बनाया, समर की तरफ तेजी से घुमा दिया। लेकिन समर अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। जैसे ड्रैगन किंग का पंच उसके पास आया, उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और समर का एक हाथ एक विशाल हथेली में बदल गया। एक ही थप्पड़ में ड्रैगन किंग को ऐसा तमाचा मारा जिससे वो फाइटिंग एरिया से बाहर उड़ गया और उसका मुंह खून से भर गया। अपने सामने हुए इस सीन को देखकर पूरी की पूरी भीड़ हैरान रह गई थी। वो सभी हैरानी से आपस में बातें करने लगे। वही सभी एक साथ बोल रहे थे कि क्या वो सही देख रहे हैं? ड्रैगन किंग हार गया था। ये कैसे हो सकता है? किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। वही समर ने रिंग के बीचों बीच चिल्लाकर कहा, ड्रैगन किंग, आप हार गए हैं। उसकी बात सुनकर ड्रैगन किंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मन ही मन में कहा, हार गया, मैं सचमुच में हार गया। तभी निशा ने मुस्कुराकर कहा, ड्रैगन किंग, दुखी मत होइए। समर अजय है, ये स्वाभाविक है कि आप उससे हार जाएंगे। ये कहकर वो दया भरी आंखों से ड्रैगन किंग को देखने लगी। निशा की बात सुनकर ड्रैगन किंग को और भी ज्यादा शर्म आने लगी। तभी समर फाइटिंग रिंग से नीचे उतरा। उसने ड्रैगन किंग के हाथ में एक गोली सौंप कर कहा, ये एक सांसारिक आत्म लेवल की गोली है। ये आपकी चोट को उभरने में मदद करेगी। उसकी बात सुनकर गोली देखकर ड्रैगन किंग हैरान रह गया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि समर उसे इतनी कीमती अमृत दे रहा है।
ड्रैगन किंग ने हैरानी भरी आंखों से समर को देखा और शुक्रिया करके कहा, थैंक यू। इसके बाद उसने गोली ली और अपने गाहों पर मरहम लगाने लगा। जैसे उसने मुंह में गोली डाली, गोली पिघलकर विशाल लाइफ एनर्जी में परिवर्तित हो गई और वो जल्द ही ठीक होने लगा। वही स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर स्वाति समर की ताकत देखकर दंग रह गई थी। स्वाति ने हैरान होकर समर से कहा, आपके जीत के लिए कांग्रेचुलेशंस मिस्टर समर। वहीं ड्रैगन किंग की हार के बाद किसी ने समर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद स्वाति, समर, निशा और ड्रैगन किंग अन्य लोगों को लेकर ड्रैगन टाइगर पर्वत की एक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। यह पर्वत मॉन्क्स का पर्वत स्थल था और माउंटेन प्रोटेक्शन व्यू रचना इसकी सिक्योरिटी कर रही थी। इस बार पर्वत ने गोल्डन प्रकाश उत्सर्जित किया जो खजाने का प्रकट होने का संकेत था। स्वाति ने समर को विशाल पर्वत शिखर की तरफ इशारा करके कहा, समर, हम पहुंच गए हैं। तभी समर ने महसूस किया कि पहाड़ के बाईं तरफ ड्रैगन देवता जैसी एनर्जी, दाईं तरफ से सफेद बाघ जैसी एनर्जी निकल रही थी। ड्रैगन पर्वत की चोटी पर एक विशाल व्यू रचना और चुंबकीय पावर थी, इसलिए कोई भी विमान वहां से नहीं गुजर सकता था। ऊपर आने का एकमात्र रास्ता पैदल था। जब वे हेलीकॉप्टर से उतरे तो उनके चेहरे बदल गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि पहाड़ के नीचे लोगों का झुंड उनकी तरफ आ रहा है। भीड़ को पता था कि कोई खजाना निकलने वाला है, इसलिए वो सभी उसको छीनने के लिए आ गए थे। भीड़ अलग अलग बैकग्राउंड से थी, इसलिए उन्हें इंडिया की आत्म साधना पावर और समर की पावर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इंडिया की स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर होने के नाते स्वाति को इंडिया में रहने वाली आत्म साधना फोर्सेस के बारे में पता था। इसलिए स्वाति ने पूर्व दिशा में भीड़ की तरफ इशारा करके समर और बाकी सभी से कहा, वो लोग तलवार किंग सेक्ट से हैं। उनके सेक्ट के मास्टर का नाम दामोदर है और वो आत्म एम्परर किंगडम लेवल का फाइटर है, बहुत ज्यादा पावरफुल। और ये पश्चिम में देखो, वो बर्फ किंग सेक्ट के लोग हैं। ये सभी महिलाएं हैं। सेक्ट के मास्टर का नाम नैना है और वो एक आत्म एम्परर किंगडम लेवल की फाइटर है। ये दक्षिण की तरफ जानवर किंग सेक्ट खड़ा है और इसमें ह्यूमन मार्शल आर्ट पावर के इस्तेमाल करने की ताकत है। और इधर उत्तर में ताबीज किंग सेक्ट के लोग आ रहे हैं। सेक्ट के मास्टर का नाम रफीक है। वो तोजो की क्लास में प्रैक्टिस करते हैं और उनके बनाए गए ताबीज हमले करने में सक्षम होते हैं। स्वाति ने समर को हर दिशा की तरफ इशारा करके समझा दिया कि ये कौन लोग थे। इसके अलावा स्वाति ने समर को समझाया कि ये सभी किंग सेक्ट वो सेक्ट हैं जो शायद ही कभी दिखाई देते हैं। तभी जानवर किंग सेक्ट का यंग मास्टर रुपेश, जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज का फाइटर था, वो स्वाति के पास आया और उसने मुस्कुरा कर कहा, स्वाति, तुम यहां भी आ गई। स्वाति ने दोस्ताना चेहरे के साथ मुस्कुराकर उसके बाद के जवाब में कहा, प्लीज आप मुझे मिस स्वाति या डायरेक्टर स्वाति कहकर बुलाओ। मुझे ऐसे स्वाति कहकर नहीं, जैसे मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। हम इतने करीब नहीं हैं। आप मुझे तुम या फिर स्वाति कहें। उसकी बात सुनकर रुपेश को थोड़ा बुरा लगा। तभी ताबीज किंग के सेक्ट का यंग मास्टर रमेश भी उनके पास आकर बोला, भाई रुपेश, परेशान मत होइए। मिस स्वाति को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए यार। तभी समर ने उनके नाम को सुनकर हंसना शुरू कर दिया। उसको ऐसा देखकर रुपेश ने समर से पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? समर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ओह, तुम्हारा नाम तो बड़ा अनोखा है। मैंने ऐसे बकवास नाम कभी नहीं सुना। समर की बात सुनकर रुपेश क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में समर पर चिल्लाकर कहा, तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? यहाँ वापस आओ, घुटने टेके और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आगे से समर ने लापरवाही में सिर हिलाकर कहा, तुमसे माफी मांगू? लेकिन मुझे माफ करना, तुम इस योग्य नहीं हो। समर को रुपेश का बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन उसकी अपमान भरी बातें सुनकर रुपेश गुस्से से लाल हो गया था। वो समर को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ गया। वो समर को खतरनाक किलिंग इंटेंट से देख रहा था, लेकिन तभी स्वाति समर के सामने खड़ी हो गई। उसने रुपेश के ठंडे स्वर में कहा, रुपेश, तुम क्या करना चाहती हो? समर हमारे स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो से है। तुम उसे भिड़ने के लिए पहले मेरे से भिड़ना पड़ेगा। स्वाति को अपने सामने खड़ा देखकर रुपेश घबरा गया। वो स्वाति से बहुत डरता था, इसलिए उसको रुकना ही पड़ा। उसने सोचा कि वह समर से बाद में अपने इंसल्ट का बदल लेगा। तभी इसी वक्त अचानक पहाड़ की चोटी से जोरदार आवाजें आने लगी। इन्हीं आवाजों के साथ उसके अंदर का हरा भरा पहाड़ सामने आ गया।
ये वही खजाना था जिसके चक्कर में सभी यहाँ आए थे। जैसे वो खजाना बाहर आया, सब खजाने की तरफ दौड़ गए। लेकिन तभी एक हल्के रंग का प्रकाश व्यू रचना अचानक प्रकट हुई, जो इस पर्वत की रक्षा कर रहा था, और उसने किसी को भी आगे नहीं जाने दिया। तभी समर ने इस व्यू रचना को देखकर धीरे से कहा, ओह, ये पर्वत प्रोटेक्शन व्यू रचना है। जब तक हम इसे नहीं तोड़ेंगे, हम पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। उसकी बात सुनकर स्वाति ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये पर्वत प्रोटेक्शन व्यू रचना है? समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैंने पहले व्यू रचना की तकनीक को स्टडी किया था, इसलिए मुझे पता है ये संत लेवल की पर्वत प्रोटेक्शन व्यू रचना है। उसी वक्त 4 एम्परर लेवल के सेक्ट मास्टरों ने एक साथ उस व्यू रचना पर हमला कर दिया, उसका एक छोटा सा छेद बना दिया। तभी लोग उस छेद में से अंदर घुस गए। हालांकि पर्वत प्रोटेक्शन व्यू रचना में एक छेद हो गया था, सभी लोग अंदर घुस गए। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही जानवर किंग सेक्ट के एक फाइटर को किसी चीज ने बाहर उड़ा दिया, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल फल लेना चाहता था। उसको ऐसे बाहर उड़ता देखकर तलवार किंग सेक्ट के मास्टर दामोदर ने तुरंत सभी को वार्निंग देकर कहा, सभी लोग लापरवाही से आगे बढ़ने की गलती मत करो। यहाँ सभी आत्म फल और खजाने मुहर द्वारा सुरक्षित हैं। अगर हमें कोई भी खजाना प्राप्त करना होगा तो हमें पहले उसकी सिक्योरिटी की मुहर को तोड़ना होगा। उसके बाद सुनकर आसपास के लोगों ने उस पर हमला करके सिक्योरिटी मुहर तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वो मुहर स्वचालित रूप से जवाबी हमले कर सकती थी। कुछ मुहर लगने वाले मंत्र भी फट गए थे, जिससे कुछ शिष्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। समर ने इसके विपरीत कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि सिक्योरिटी मोहरों के पीछे का स्पिरिचुअल फल उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं था। उसे तो बस पुराने खजाने की जरूरत थी। वहीं चारों आत्म एम्परर लेवल के सेक्ट मास्टर भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिससे चढ़ाई थोड़ी आसान हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें बड़ा प्रेशर महसूस होने लगा। सिर्फ चारों आत्म एम्परर लेवल के सेक्ट मास्टर ही ढलान पर 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ पाए, लेकिन उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ पाए। तभी उन्होंने देखा कि आधे रास्ते पर जमीन में एक लंबी तलवार धंसी हुई थी, जो सुनहरे रंग की थी। सोने की तलवार 3 अंगुल चौड़ी और 3 फुट लंबी थी। उसमें से एक चमकदार तेज रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। दामोदर ने तलवार देखकर एक्साइटेड होकर कहा, वाह, गोल्डन लाइट तलवार! ये वास्तव में एक एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार है। वहीं मौजूद लोग भी इस तलवार को लालच भरी नजरों से देखने लगे। समर को उसको तलवार को देखकर लग रहा था कि उसके बारे में जो सोच रहा था। तभी फायर ड्रैगन की धीमी आवाज समर के मन में गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, जूनियर, ये गोल्डन रोशनी वाली तलवार बहुत पावरफुल है, लेकिन तुम्हें इसे हथियाने की जरूरत नहीं। पहाड़ में 500 मीटर की दूरी पर एक ब्लैक फ्यूटन है। वो एक असली खजाना है। उसे स्पिरिचुअल फ्यूटन कहते हैं, और वो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता है। समर, जो पहले उस तलवार को हथियाने के लिए सोच रहा था, लेकिन फायर ड्रैगन की बात सुनने के बाद उसने स्पिरिचुअल फ्यूटन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी फिजिकल पावर तो स्ट्रांग थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर कमजोर थी। वहां मौजूद चारों सेक्ट के मास्टर गोल्डन प्रकाश तलवार के लिए वापस में फाइट कर रहे थे, लेकिन समर 500 मीटर ऊपर अविचल खड़ा रहा। उसने उन लोगों के फाइट में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वो चारों आत्म एम्परर लेवल सेक्ट के सेक्ट मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गोल्डन लाइट तलवार के लिए उनको अपना दुश्मन बनाना भी जरूरी नहीं था। वहीं स्वाति ने कई बार मुंह खोला, समर से लड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जब समर नहीं माना तो स्वाति ने बेबसी से सिर हिलाया। उसकी टीम में सबसे ताकतवर व्यक्ति ही समर था। अगर समर ही कुछ नहीं कर रहा तो उसके पास उन मास्टरों से निपटने का कोई रास्ता नहीं। उनके साथ मुकाबला करने के बजाय समर अपना ध्यान ब्लैक फ्यूटन पर केंद्रित कर रहा था। वो फायर ड्रैगन की मदद से पहाड़ पर लगभग 500 मीटर ऊपर ब्लैक फ्यूटन के पास पहुंच गया, जो मोहरों द्वारा सुरक्षित था। समर ने मोहर को तोड़ा और फ्यूटन को अपने हाथों में पकड़ लिया। जैसे उसने फ्यूटन को पकड़ा, जानवर किंग सेक्ट के यंग मास्टर रुपेश ने उसे रोक लिया। रुपेश ने ठंडेपन से कहा, समर, ये फ्यूटन मुझे दे दो। लेकिन समर ने नाराजगी भरे स्वर में उस बात का जवाब देकर कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रुपेश की आंखों में झुंझलाहट आ गई थी। उसने तिरस्कार से कहा, ड्रैगन टाइगर पर्वत दालस्वाद का पैतृक महल है। यह खजानों से भरा है, यहां तक कि यहां एक प्रेस का ब्लेड स्पिरिचुअल घास भी हो सकता है। फ्यूटन का तो बात ही छोड़ दो। वहीं रुपेश की बात सुनकर रमेश भी समर पर ध्यान केंद्रित करने लगा। रुपेश के अनुस्मारक के बाद उन्हें भी लगा कि ब्लैक फ्यूटन एक खजाना था।
समर ने उन दोनों को देखा और शांति से कहा, तुम सभी ग्रुप्स बनाकर मुझसे जीतना चाहते हो, एक एम्परर लेवल के सेट के यंग मास्टर होते हुए भी। क्या तुम लोग मुझसे इतना डरते हो? समर कोई मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि एम्परर लेवल के सेक्टों में से ये यंग मास्टर बहुत घमंडी और पावरफुल है, इसलिए वो उन्हें उकसाकर एक एक करके हराना चाहता था। समर की बातों में आकर रुपेश ने रमेश से मुस्कुराकर कहा, अरे रमेश भाई, मुझे इस समर को अकेले ही हराने दो, तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। रमेश ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। रुपेश के लिए थोड़ी सी जगह छोड़कर चला गया। वो जानता था कि रुपेश आत्म एम्परर किंगडम लेवल के स्टेप में आगे बढ़ गया है। उससे पहले ही युवक कहीं ज्यादा पावरफुल था। वहीं उसकी ये बात देखकर स्वाति चिंतित हो गई। उसने निशा को, जो बगल में खड़ी थी, चिंता भरे स्वर में कहा, निशा, समर खतरे में है, चलो उसकी मदद करते हैं। हालांकि उसकी बात सुनकर निशा ने अपना सिर हिलाकर कहा, डायरेक्टर स्वाति, रुपेश आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज आगे है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम समर की मदद करने के बजाय उसे बाधा ही बनेंगे। आप मेरा विश्वास करो, समर को हमारी मदद की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से वो जीत जाएगा। वहीं रुपेश को गुर्राते देखकर उसने अपने डायमेंशंस फोर्स से फायर शैडो किंग को बुलाया, जिसकी ताकत आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर के बराबर थी। फायर शैडो किंग को जानवर किंग सेक्ट की अनूठी साधना तकनीक से रुपेश द्वारा कंट्रोल किया गया था, जिससे वो उस लड़ाकू जानवर बन गया था। रुपेश के कंट्रोल में फायर शैडो किंग ने अपने तीखे दांतों से भरा मुंह खोल दिया और समर की तरफ हमला कर दिया। समर ने उसको उलझन भरी नजरों से देखा। अगर ये कोई सामान्य राक्षसी जानवर होता तो समर उसे तुरंत स्ट्रेंगल हेल्ड फिस्ट से मार देता, लेकिन फायर शैडो किंग अलग था। समर के अंदर एंशिएंट शैडो गॉड ब्लड लाइन थी। ये शैडो किंग ब्लड लाइन टोटम हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में विकसित और बढ़ गई थी, और शैडो गॉड लाइन ब्लड टोटम जागृत हो गई। इस फायर शैडो किंग को देखकर समर के ब्लड लाइन टोटम में अंतरंग भावना पैदा हुई। समर को पता था कि फायर शैडो किंग के पास भी बहुत समय पहले से शैडो गॉड ब्लड लाइन टोटम था। हालांकि ये बड़ा पतला हो गया था, इस बिंदु तक कि वो अपने मूल एकागर में 10,000वें हिस्से का पतला था। समर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, शैडो गॉड ब्लड लाइन टोटम। समर ने अपने शैडो गॉड ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया और उसमें एक एंशिएंट शैडो गॉड के भ्रम में प्रकट हो गया, जो उसके शरीर के सतह को कवर कर रहा था। शैडो गॉड के इस भ्रम से एक स्ट्रॉन्ग पावर निहित थी। इसने फायर शैडो किंग को जमीन पर दबा दिया, जिससे वो हिलने में असमर्थ हो गया। समर से शैडो गॉड की आभा महसूस करके फायर शैडो किंग ने समर के आगे घुटने टेक दिए। ये सब देखकर आसपास के सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। उनमें से एक आदमी ने चौंक कर कहा, अरे ये क्या बकवास है, रुपेश का लड़ाकू जानवर समर के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? उसके पास खड़े लड़के ने हैरान भरी आवाज में कहा, लड़ाकू जानवर? जानवर किंग सेक्ट के मेन आक्रामक स्पिरिचुअल जानवर है और सिर्फ सेक्ट के लोगों द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। समर ने इस फायर शैडो किंग पर कैसे कंट्रोल लिया? एक और लड़के ने धीरे से कहा, अरे कहीं समर भी जानवर किंग सेक्ट के जानवर कंट्रोल मंत्र तो नहीं जानता? अगर ऐसा है तो कितना अद्भुत है। वहीं उन सभी की बातें सुनकर रुपेश उदास और चिढ़ गया था। अपने लड़ाकू जानवर ने अपने दुश्मन के सामने घुटने टेक कर वो बुरी तरह से इंसल्ट महसूस कर रहा था। रुपेश ने इस जानवर को कंट्रोल करने वाले मंत्र का एक हिस्सा बुदबुदाया, जिससे एक काली रोशनी पैदा हो गई, जो फायर शैडो किंग के दिमाग में पहुंची और उसे समर पर हमला करने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर पाते ही फायर शैडो किंग ने संघर्ष तो किया। वो समर पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका मन और शरीर मंत्र के कंट्रोल में थे और फायर शैडो किंग दर्द से जमीन पर लौटने लगा। वो संघर्ष करता रहा, फिर भी उसने समर पर हमला नहीं किया। फायर शैडो किंग को यह पीड़ा देखकर समर व्यथित हो गया था। उसने तुरंत रुपेश से कहा, फायर शैडो किंग को छोड़ दो। रुपेश ने मुस्कुराकर ठंडे स्वर में कहा, यह मेरे जादू के वश में हो गया, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर समर ने उसको ठंडे स्वर में वार्निंग देकर कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो भी होगा उसके बाद में मुझे दोष मत देना। यह कहकर समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाल ली और तेज एनर्जी के साथ अंतरिक्ष को भेद कर रुपेश की तरफ वार कर दिया। रुपेश ने चौंक कर तुरंत रिएक्ट करके एक 3 मीटर लंबा काला भाला निकाला, जो अंतरिक्ष से आए एक खास मेटेराइट से बना था। उसने अपना भाला लहराया और समर की तरफ वार किया। भाला बड़ी तेजी से चला, हवा में एक छेद करता हुआ सीधे रेड फायर तलवार पर जा लगा। आश्चर्यजनक रूप से भाला समर की तलवार पर एक निशान बनाने में कामयाब रहा।
रेड फायर तलवार एक निशान देखकर समर की आंखों में दुख का भाव झलक रहा था। ये रेड फायर तलवार लंबे समय से समर के साथ थी। हर फाइट में उसका साथ देती आई थी। इसने अनगिनत दुश्मनों को मारा था, लेकिन तलवार अब की बार डैमेज कैसे हो गई? समर जानता था कि रेड फायर तलवार एक टॉप लेवल का स्वर्गीय लेवल स्पिरिचुअल हथियार है और इसे सिर्फ आत्म एम्पर से ही ठीक या डैमेज किया जा सकता है। समर ने रेड फायर तलवार वापस रख ली। वो जानता था कि लंबे भाले को नहीं हरा पाएगी, इसलिए उसने हमला करने का कोई तरीका अपनाना चाहा। समर के पास कई विकल्प थे, जैसे गोल्डन क्लश या ग्रीन टावर, लेकिन वो अभी उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बेजोड़ खजाने थे। अगर उसने इसे सबके सामने शो कर दिया तो एम्परर लेवल के सेक्टरों के मास्टर निश्चित रूप से गोल्डन क्लच के लिए उसके साथ लड़ने के लिए जरूर आएंगे। अपनी वर्तमान पावर के साथ आए समर खुद को लूटे जाने से बचाने में सक्षम भी नहीं होगा। समर ने कुछ देर सोचा, फिर स्ट्रेंगल हेल फिस्ट का उपयोग करने का फैसला किया और यह फैसला करते समर चिल्लाकर बोला, पृथ्वी को हिला देने वाली फिस्ट। और उसने अपनी पहली तकनीक इस्तेमाल कर दी। रुपेश स्ट्रेंगल हेल फिस्ट की ताकत को थोड़ा देखकर हैरान था। उसने अपने हाथ में पकड़े लंबे भाले को वार करने के लिए सांप की तरह सिकोड़ने दिया और समर की तरफ फिर से बढ़ा दिया। भूकंप जैसा झटका, टकराती सर्पिल लहरें आपस में टकरा गई और जोरदार धमाका हुआ, जिससे पृथ्वी हिल गई। इस टक्कर से हवा में अनेक दरारें उत्पन्न हो गई। आसपास के लोग बुरी तरह से स्तब्ध थे। इस एनर्जी से आहत होने के बचने के लिए पीछे की तरफ हटने लगे। उनमें से कुछ तो गिर पड़े, कुछ के मुंह से खून भी टपकने लगा, लेकिन यह पावर इतनी प्रबल थी, कुछ लोग दूर छिपने के बाद भी नहीं बच पाए। इधर रुपेश भी एक कदम पीछे हट गया। इस टक्कर में उसे समर ने एक कदम पीछे धकेल दिया था। सीन देखकर आसपास के लोग दंग रह गए थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जानवर किंग सेक्ट के यंग मास्टर पावरफुल रुपेश समर के खिलाफ एक बार में हार जाएंगे। वही रुपेश ने चिढ़कर कहा, समर, तुम मौत मांग रहे हो। और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपने हाथ में लिया हुआ लंबा भाला फिर से लहराया और समर पर वार कर दिया। इस बार उसने सर पे डबल एज स्पीयर तकनीक का प्रदर्शन किया और भाले दो परछाई बन गई। उसका वार देखकर समर ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, दूसरी फिस्ट, पहाड़ और नदी को चकनाचूर कर देने वाली। उसने अपनी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। पहाड़ की प्रेत छवि ने सीधे सर पे डबल एज भाले को मोड़ दिया और रुपेश को दो कदम पीछे दे मारा। पिछली बातचीत की तुलना में यह दो कदम पीछे जाकर गिर गया। रुपेश और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे एहसास हुआ कि समर को ताकत में नहीं हरा पाएगा। सचमुच समर एक पावरफुल शरीर वाला राक्षस था। रुपेश ने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा, जानवरों को नियंत्रित करने वाला मंत्र। उसने फायर शैडो किंग को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो समर पर हमला करे। रुपेश बहुत बेशरम था। उसे पहले ही पता चल गया कि फायर शैडो किंग पर समर का कब्जा है। फिर भी उसने उसे जानवर नियंत्रण मंत्र से समर पर हमला करने के लिए मजबूर किया। समर ने फायर ड्रैगन से तभी टेलीपैथी से कहा, सीनियर, मैं फायर शैडो किंग के दिमाग में लगी सील को कैसे खोल सकता हूँ? प्लीज इसमें मेरी मदद कीजिए। आगे से फायर ड्रैगन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, बच्चे, पहले अपना खून स्पिरिचुअल फ्यूटन पे टपकाओ, फिर अपने स्पिरिचुअल हमले से रुपेश को हरा दो। फायर शैडो किंग के दिमाग में जानवर किंग की सेल को जला दो। उसके बाद सुनकर समर की आंखों में राहत की एक झलक आई। उसने अपने इंडेक्स फिंगर काटे और स्पिरिचुअल फ्यूटन पर खून की एक बूंद टपका दी। स्पिरिचुअल फ्यूटन एक काली रोशनी में बदल गया और समर के दिमाग में प्रवेश कर गया। उसके मन में गहराई में ब्लैक फ्यूटन वहां तैर रहा था, चमके के पार्ट की तरह घूम रहा था। समर के स्पिरिचुअल पावर को चकमा दे रहा था, उसे शुद्ध और अधिक पावरफुल बना रहा था। समर ने खुश होकर मन ही मन में कहा, अरे ये तो अनमोल चीज है। मेरे मन में प्रवेश करने के बाद ये मेरी स्पिरिचुअल पावर में सुधार कर रहा है। इसके बाद समर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके कहा, सर्पिल डबल एज वेव, और दो तरंगे फैला दी। ये एक स्पिरिचुअल आक्रमण था। इसने सीधे रुपेश के मन में प्रवेश कर दिया और वो दर्द से चीख पड़ा। हालांकि रुपेश राक्षसी जानवरों को कंट्रोल करने के मंत्र का उपयोग करता था, लेकिन फिर भी उसकी स्पिरिचुअल पावर की सीमाएं थी। उसने अपनी अधिकांश स्पिरिचुअल पावर तो कंट्रोल करने में खर्च कर दी थी, इसलिए उसकी बाकी बची पावर समर के सामने अब कुछ भी नहीं बची थी। रुपेश के यह हालात देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भीड़ में खड़े एक आदमी ने अपनी भौहें उठाकर कहा, अरे क्या रुपेश हार गया? उसके पास खड़े एक लड़के ने कहा, कितना चौंकाने वाला है, रुपेश तो पहले ही आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज आ गई है, वो समर से कैसे हार सकता है?
एक और लड़के ने कहा। ओह, मुझे लगता है कि हम गलत थे। समर बहुत पावरफुल है, रुपेश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आसपास के लोग आंखें फाड़ फाड़ कर चर्चा कर रहे थे। वहीं जब रुपेश घायल हुआ तो अवसर का लाभ उठाकर समर ने अपने स्पिरिचुअल पावर से पुनः आक्रमण किया, बल्कि जानवर किंग की मोहर को तोड़ दिया। फायर शैडो किंग को बचा लिया। मोहर टूटने के बाद फायर शैडो किंग आजाद हो गया। वो समर के पास आया और घुटनों के बल झुककर आदर पूर्वक बोला, शुक्रिया मास्टर। हालांकि समर ने फायर शैडो किंग पर जानवर कंट्रोल मंत्र भी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी उसने समर को अपना मास्टर बना लिया, क्योंकि उसके अंदर एंशिएंट शैडो गॉड का ब्लड लाइन टोटम था। समर ने भी उसको मुस्कुराकर कहा, खड़े हो जाओ। और यह कहकर उसने फायर शैडो किंग को ऊपर भेज दिया। वहीं समर को रुपेश को हराता देखकर न सिर्फ आसपास के लोग हैरान थे, बल्कि तलवार किंग सेक्ट के यंग मास्टर दिवांशु, बर्फ किंग सेक्ट के संत निष्का और ताबीज किंग के सेक्ट यंग मास्टर रमेश भी हैरान रह गए। समर इतना यंग और पावरफुल था कि किंग लेवल के सेक्टों को मालकिन उसकी तरह देखकर भयभीत हो गए थे। दूसरी तरफ रुपेश स्पिरिचुअल चोट के कारण पीला पड़ गया था। रुपेश ने समर को उदास होकर देखा। वो जानता था कि अब वो हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा दबा दिया। लेकिन क्या रुपेश समर को ऐसे जाने देगा? बिल्कुल भी नहीं। उसने पहले ही तय कर लिया कि उसके पास जब उसके पापा धीरज वापस आएंगे तो समर को मरवा देगा। तभी स्वाति समर के पास आई और उसने समर की तारीफ करके कहा, समर, तुम तो बहुत पावरफुल हो। तुमने वास्तव में रुपेश को हरा दिया। वो बहुत खुश लग रही थी। उसने अपनी पतली उंगलियों से हाथ बढ़ाए और समर को अंगूठा दिखाकर ऑल द बेस्ट कहा। उसकी तारीफ को सुनकर समर ने गुस्से में मुस्कुरा कर कहा, अगला खजाना जो हमें मिलेगा वो तुम्हारा होगा। इस बार समर को जो फ्यूटन मिला था उसने अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसे ले लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वाति ही उसे ड्रैगन टाइगर पर्वत पर लेकर आई थी। वहीं समर के शब्द सुनकर स्वाति का कोमल चेहरा भी प्रसन्न हो गया। स्वाति स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पे थी और अभी तक आत्म एम्परर किंगडम लेवल की फाइटर नहीं बनी थी। अगर वो रुपेश से लड़ती तो निश्चित रूप से हार मान जाती। स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो में स्वाति पहले ही समर को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती तो उसे बहुत कम इज्जत थी। एक आदमी, एक राक्षस, हमेशा चमत्कार करता रहता था। ड्रैगन किंग ने आत्म साधना की तकनीकें सीखने के बाद कड़ी मेहनत की, लेकिन सिर्फ सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट तक पहुंच पाया था। उसकी स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो में समर को चैलेंज किया और पीछे मुड़कर देखने पर उसे सचमुच उसकी अज्ञानता का एहसास हुआ। सौभाग्य से समर का ड्रैगन किंग को मारने का कोई इरादा नहीं था। इन सब लोगों में सिर्फ निशा ही शांत रही। उसे पहले ही पता था कि समर जीत जाएगा। वहीं समर और इन चारों सेक्ट के यंग मास्टर आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज से आ गए थे। वे इस पर्वत पर सिर्फ 500 मीटर ऊपर तक ही पहुंच सकते थे, क्योंकि यहाँ की मुहर बहुत पावरफुल थी, इसलिए वो आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन इन 500 मीटर के एरिया में बिना उन मुहर को तोड़े वो भी कई खजाने प्राप्त कर सकते थे। इसलिए समर और बाकी सभी खजानों की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी तावीज किंग के सख्त यंग मास्टर ने रमेश ने अचानक आगे की तरफ इशारा करके कहा, अरे देखो, यहाँ एक आत्म एम्परर किंगडम लेवल की हाफ स्टेज की जड़ी बूटी है। उनमें से कुछ ही दूरी पर आगे की तरफ एक हरी घास का छोटा सा पत्ता था। ये घास पूरी तरह से हरी थी। चारों तरफ रेफेज रोशनी और एनर्जी से जगमगा रही थी। नॉर्मल स्पिरिचुअल जड़ी बूटी इंपोर्टेंट सार उत्सर्जित नहीं करती थी, क्योंकि उनमें से सिर्फ इंपोर्टेंट सार होता था। लेकिन ये आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज की जड़ी बूटी अलग ही थी। ये अर्ध चरणीय आत्म एम्परर किंगडम लेवल जड़ी बूटी बड़ी कीमती भी थी। एक्सपर्ट स्टेज से फाइटर को तभी आत्म एम्परर किंगडम में पहुंचा देती थी। अगर आत्म एम्परर किंगडम लेवल के पहले हाफ स्टेज पर पहुंच चुके हो तो वह जड़ी बूटी को खाने में भी और अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करता। स्वाति ने इस आत्म एम्परर किंगडम लेवल की जड़ी बूटी को उत्सुकता से देखा। उसकी आंखें एक्साइटमेंट में भरी थी। स्वाति भी आत्म एम्परर किंगडम लेवल में पहुंचना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके लड़ने की ताकत उसके पास नहीं थी। समर ने स्वाति की दयनीय स्थिति देखी। उसने उसके पास आकर कहा, उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए आत्म एम्परर किंगडम लेवल की हाफ स्टेज की जड़ी बूटी हासिल करके रहूंगा। समर की बात को सुनकर स्वाति एक्साइटेड हो गई। तभी दिव्यांशु, निष्का, रुपेश और रमेश सभी उस जड़ी बूटी की तरफ इकट्ठा हो गए। दिव्यांशु सबसे पहले उसकी तरफ दौड़ा। वो एक तेज तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत ही आत्म एम्परर किंगडम लेवल की जड़ी बूटी के पास पहुंच गया। जब उसने अपने दाहिने हाथ से उठाना चाहा, तभी निष्का ने उस पर एक लंबी सफेद तलवार से हमला कर दिया। निष्का की सफेद तलवार की एनर्जी को महसूस करके दिव्यांशु घबरा गया।
उसने उसे जड़ी बूटी का विचार छोड़ ही दिया। तलवार की एनर्जी तभी हवा में फैल गई और हवा को चीरती हुई चली गई। दोनों एक एक कदम पीछे हट गए, एक दूसरे को ठंडी नजरों से देखने लगे। दीवानसे भी हाफ स्टेज का फाइटर था। उसके हाथ में जो लंबी तलवार थी उसे फायर स्पिरिचुअल तलवार कहा जाता। यह तलवार एम्परर लेवल का एक पावरफुल हथियार था, लेकिन निष्का भी साधारण नहीं थी। बर्फ किंग सेक्ट के संत होने के नाते उसके पास एक असाधारण सफेद तलवार थी। तभी दिवांशु ने निष्का को साथ लड़के देखकर रुपेश तुरंत एम्परर लेवल की जड़ी बूटी के पास पहुंच गया। एक अच्छा विचार था, लेकिन तभी उसको रमेश ने बीच में रोक लिया। रुपेश और रमेश अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो भी अभी जड़ी बूटी के सामने उसकी दोस्ती फीकी पड़ गई। तभी रुपेश ने बोहे चढ़ाकर पूछा, रमेश भाई, तुम मुझे रोकना चाहते हो? रमेश ने कहा, रुपेश भाई, ये जड़ी बूटी हम सभी के लिए उपयोगी खजाना है, इसलिए हम दोनों कुछ देर और दोस्ती भूलकर इस जड़ी बूटी के लिए कंपटीशन करते हैं। जो जीतेगा वो ले लेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद रमेश ने रुपेश से फाइट शुरू कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि किंग लेवल की आत्म साधना सेक्टों में उनकी एक महान पहचान थी, इसलिए आसपास की छोटी ताकतों में उनकी इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं थी। दूसरों ने उनकी इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं की। समर ने ड्रैगन 1000 स्टेप्स उठाए और वो ड्रैगन के शैडो में बदल गया। लाल बिजली के बोल्ट की तरह आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज की जड़ी बूटी की तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो अन्य लड़ रहे थे। समर ने अपने हाथ में जड़ी बूटी को उठा लिया। उसको जड़ी बूटी लेते देखकर आसपास के लोग चर्चा करने लगे। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे अरे, वो जड़ी बूटी तो समर ने ले ली। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, समर बहुत साहसी है, उसने उन चारों को चैलेंज करने की हिम्मत कर ली और जड़ी बूटी को ले लिया। पहले वाले आदमी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, वो बहुत घमंडी है। अब देखना वो चारों फाइटर उसे सबक सिखाएंगे। ये सभी कमजोर लोग थे, वो हाफ एम्परर लेवल की जड़ी बूटी हासिल भी नहीं कर सकते थे। दिव्यांशु, निष्का, रुपेश, रमेश ने जब समर द्वारा ली गई जड़ी बूटी को देखा तो वो सभी भी चिढ़ गए थे। तभी दिव्यांशु ने कहा, समर, ये जड़ी बूटी मुझे दे दो। इस जड़ी बूटी को सबसे पहले दिव्यांशु ने देखा था, लेकिन उसे समर ने ले लिया था। वो खुद किंग लेवल के किंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर में महान समझते थे, बल्कि वो ये समझते थे कि वो एकमात्र ऐसे आदमी हैं जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल की जड़ी बूटी पाने के योग्य थे। उन्होंने सोचा कि समर एक दुष्ट साधक है जिसका कोई सेक्ट बैकग्राउंड नहीं, इसलिए वो इस लेवल के खजाने का मास्टर होने का योग्य नहीं। तभी समर ने इन चारों को देखा और अहंकार से कहा, मैं ये जड़ी बूटी तुम्हें दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, अगर ले सको तो मुझसे ले लो। समर को कोई डर नहीं था, उसके पास बहुत सारे कार्ड थे। तभी दिवांशु ने जोर से चिल्लाकर कहा, फायर स्पिरिचुअल तलवार तकनीक, और उसने अपनी तकनीक को आगे की तरफ कर दिया। दिवांशु की तलवारबाजी देखकर समर की भौहें तन गई। उसने तुरंत अपनी रेड फायर तलवार का इस्तेमाल भी नहीं किया, क्योंकि वह सिर्फ स्वर्गीय लेवल का एक्सपर्ट हथियार था। दिवांशु का हथियार था जो एम्परर लेवल का हाफ स्टेज था। समर को एम्परर लेवल का एक अधिक एनर्जी तलवार की तत्काल जरूरत थी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन यह कोई गंभीर मुद्दा भी नहीं था। अब उसे दिवांशु के हमले से बचना चाहिए था। तभी समर ने अपने शरीर को हिलाया और ड्रैगन 1000 स्पेस तकनीक का इस्तेमाल किया और एक लेजर की तरह आगे की तरफ चला गया और 180 डिग्री घूम गया। दिवांशु को तब झटका लगा जब समर ने उसके हमले को टाल दिया था। दिवांशु की तलवार एनर्जी को चुकता देखकर निष्का, रमेश और रुपेश एक ही समय में समर पर हमला कर दिया। समर ने अपने शरीर के अंदर तभी अपने इंपोर्टेंट सार को प्रभावित किया। ड्रैगन 1000 स्टेप्स उठाए और एक छाया में बदल गया। ये बिजली के बोल्ट की तरह और उनके बीच घूम रहा था, उनके हमलों को चकमा दे रहा था। इस पहाड़ पर अलग जगह मोरों का जादू छाया हुआ था। दिव्यांशु और बाकी लोगों के हमले समर पर तो नहीं लगे, लेकिन उन मोहरों पर जरूर लग गए। इनमें से एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। धमाका बड़ा जोरदार था, जिसमें से सभी पीछे की तरफ झुक गए और उनकी आंखें दहशत से पीली पड़ गई। मोहर मंत्र के अंदर 5 रंग का एक पवित्र फूल अचानक सील के फटने से उजागर हो गया। नॉर्मल फूल में सिर्फ एक ही रंग था, लेकिन इस फूल में 5 अलग अलग रंग थे। ये 5 अलग अलग प्रकार की रोशनी उत्सर्जित भी कर रहा था। पंचरंगी पवित्र फूल के प्रभाव में सभी लोगों ने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और बिना किसी भाव के चुपचाप खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से अलग होकर किसी और दुनिया में चली गई। हालांकि भ्रम की दुनिया आकाश, पृथ्वी, जल, घास के मैदानों में
वास्तविकता से मिलती जुलती थी। पहाड़ पर ऊपर एक मंडप था जिसके अंदर एक महिला नीले सियान रंग की वीणा बजा रही थी। ये महिला सुंदर नहीं थी, बल्कि वो मोहक भी थी और उसका छोटा और अंडाकार चेहरा आकर्षक था। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत विशेषता कामुक आंखें थी। वही उसका छोटा अहंकार बड़ा चेहरा आकर्षक था। महिला अपनी पतली भुजाओं और हाथों में वीणा के साथ अपनी उंगली चला रही थी। ये वीणा बहुत अच्छी तरीके से बजा रही थी। उसकी ध्वनि कानों को बहुत सुखद भी लग रही थी। हर कोई संगीत की इस मधुर ध्वनि में डूब गया था। मोहक महिला ने अपने सामने खड़े लोगों को ठंडे और ताने भरे अंदाज में देखा। वो जानती थी कि ये सब उसके माया जाल में फंस गए हैं और उसने उन सब को मारकर उनके शरीर से सार निकालने का प्लान बना लिया था। लेकिन तभी अचानक फायर ड्रैगन के चिंतित शब्द समर के सिर में गूंजने लगे। उसने टेलीपैथी से कहा, जूनियर, जल्दी से भागो और इस भ्रम से बाहर निकल जाओ। अपने शरीर को कमजोर होने के कारण फायर ड्रैगन अब केवल एक नाजुक आत्मा बनकर रह गया था। ये वीणा की मधुर ध्वनि से मोहित समर पूरी तरह से खो गया था। जैसे ही समर की नींद टूटी, उसने तुरंत स्वाति, निशा, ड्रैगन किंग और बाकी सबका भी ख्याल आया। ये सब उसी के लोग थे और अब वो उन्हें जानलेवा मायाजाल से बचाने में कुछ भी करता। सबसे पहले समर स्वाति के पास गया। उसने अपनी हथेली से उसके कंधे पर थपथपाया, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। उसकी हालात देखकर समर ने भौहें चढ़ा दी। वो जानकर कि एक कल्पना में फंसे व्यक्ति को जगाने के लिए उसे स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। समर ने सावधानी पूर्वक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी स्वाति के दिमाग में पहुंचाई, क्योंकि दिमाग मानव शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। समर बहुत ही सावधानी बरत रहा था, क्योंकि कोई भी लापरवाही न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा देती। व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो जाता। समर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके दिमाग में छोड़कर देखा, डॉक्टर स्वाति, होश में आओ, जल्दी करो। अंततः कुछ देर पुकारने के बाद स्वाति होश में आ गई। स्वाति को कुछ समझ में आ नहीं आ रहा था अभी अभी क्या हुआ था, और उसका आकर्षक चेहरा उलझन से भर गया था। तभी समर ने उसे बताया कि कैसे हर कोई भ्रम के अंदर फंसा गया है, कैसे वो उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। स्वाति ने कृतज्ञता भरी आंखों से समर की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मैं भाग्यशाली थी, समर ने मुझे भ्रम से निकाल दिया, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वहीं स्वाति को जगाने के बाद समर निशा और ड्रैगन किंग के पास गया और उन्हें भी हिला दिया। होश में आते ही ड्रैगन किंग ने सम्मान पूर्वक समर का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू समर, मैं जानता हूं कि अगर समर न होता तो अब तक मर चुका होता। और उसने ये बात अपने मन में सोच ली थी। वहीं उस मोहक महिला ने जब देखा कि समर ने पहले ही कई लोगों को बचा लिया, उसका चेहरा उदास हो गया। उस मोहक महिला ने गुस्से में भरकर मन ही मन कहा, ये सब तो मेरे शिकार थे, लेकिन अब इस लड़के ने इन सभी को बचा लिया, लेकिन मैं इन सभी को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये सोचकर उसने अपनी वीणा को बेतहाशा बजाना शुरू कर दिया। तभी एक स्पिरिचुअल वेव आक्रमण शुरू हुआ और समर की तरफ दौड़ गया। समर ने तुरंत जवाब देने के लिए एक दो धारी सर्पिल तरंग छोड़ी। सर्पिल तरंग ये दो धारी लहरी वीणा के साथ तरंगों से टकरा गई, जिसे तेज भिनभिनाहट से हुई। तभी समर ने एक कदम पीछे हटा लिया, क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क के अंदर चुभन महसूस किया। मोहक महिला का वीणा के साथ का हमला बड़ा पावरफुल था, इसलिए समर ने जल्दी से अपने मन में स्पिरिचुअल फ्यूटन का संचार शुरू किया। जैसे जैसे स्पिरिचुअल फ्यूटन धीरे धीरे घूमने लगा, टॉफी ग्राइंडर्स की तरह उसके मोहक महिला की स्पिरिचुअल एनर्जी को स्थिर कर दिया और अवशोषित कर दिया। जैसे उसने अपने सिर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस किया, समर के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी। स्पिरिचुअल फ्यूटन इतना दुर्जय था और पावरफुल था कि वो दुश्मन की स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित कर सकता था। समर ने मजाकिया लहजे में उंगली से इशारा किया और उस मोहक महिला से कहा, क्या तुमने अपना खाना छोड़ दिया? ये एक बहुत ही कमजोर एनर्जी हमला था, तुम आसानी से जाने की जरूरत नहीं की। मोहक महिला का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई और इस बार उसने वीणा बजाने के लिए अपने एक हाथ से पांचों उंगलियों का इस्तेमाल किया और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को संग्रहित करके समर की तरफ वार किया। समर ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर चिंतित और हैरान होकर कहा, वो एक स्पिरिचुअल तलवार, यह सच नहीं हो सकता। आत्म साधना की सभी तकनीकों स्पिरिचुअल आक्रमण सबसे कठिन थी, क्योंकि इन्हें मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता था और इसे केवल स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से महसूस किया जा सकता था। समर ने उसका सामना करके फिर से वही तकनीक इस्तेमाल करके फैसला करके कहा, दो धारी सर्पिल तरह, और उसके दो धारी सर्पिल लहर बननी शुरू हो गई। लेकिन वो मोहक महिला की स्पिरिचुअल तलवार के सीधे छेदित हो गई। स्पिरिचुअल तलवार इतनी पावरफुल थी कि समर उसका सामना नहीं कर पाया और उसके मस्तिष्क में एक छोटा सा छेद कर दिया।
तेज दर्द के कारण समर के मुंह में एक दर्दनाक चीख निकली। कोई भी अपने मस्तिष्क के छेद होने का सहन दर्द नहीं कर सकता। समर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला था इंसान। अगर कोई और अन्य आम इंसान होता तो मर जाता। इस इंपॉर्टेंट वक्त में उसके मस्तिष्क के अंदर एक स्पिरिचुअल फ्यूटन पुनः प्रकट हुआ। स्पिरिचुअल फ्यूटन ने धीरे धीरे जादुई ढंग से काम किया और अपने आप में समर के मस्तिष्क में मूल रूप से बहाल कर दिया। उसके बाद स्पिरिचुअल फ्यूटन एक सफेद चमक में बदल गया। उसने स्पिरिचुअल तलवार पर दबाव डाला और अवशोषित करना शुरू कर दिया। मोहक महिला की स्पिरिचुअल तलवार को निकलने के बाद स्पिरिचुअल फ्यूटन उसके मस्तिष्क में गहराई में वापस चला गया। उसी समय स्पिरिचुअल फ्यूटन ने समर के कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत साझा की और उसे स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल तक पहुंचाने में अनुमति जो दे दी। समर ने अहंकार में चिल्लाकर कहा, मुझे लगा था कि तुमने खाना नहीं खाया होगा, लेकिन मेरा सोचना गलत था। जाहिर है तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, वरना तुम इन गुदगुदी जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी के हमलों का इस्तेमाल नहीं करती। क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगे कि तुमने असल में कितनी ताकत अर्जित की है? और ये समर की बात सुनकर मोहक महिला को इतना गुस्सा आया कि उसका मन कर रहा था कि उस पर स्पिरिचुअल हमले शुरू कर दे, ताकि वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी अधिक इस्तेमाल करके मन को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब क्या करेगी वो महिला? क्या समर पर और भी ज्यादा वार करेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और कहां से आप कहानी को देखते हैं।